थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रायल का मतलब होता क्या है। तो ट्रायल के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक तो ये जान गए हैं आप लोग कि इनिशियल स्टेज पे जो क्रिमिनल केस है वो पुटअप होता है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट इज द ऑथराइज्ड जुडिशियल अथॉरिटी टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस, ठीक है। मजिस्ट्रेट की भी अलग अलग कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो इनिशियल स्टेज पे जब केस इनके पास पुटअप होता है, चाहे वो कंप्लेंट पे आया हो, चाहे वो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में मजिस्ट्रेट के पास केस आता है, तब वो देखता है कि उस केस को ट्राई करने की अथॉरिटी उसके पास है या नहीं है, ठीक है। अगर केस ऐसे हैं जो कि सीआरपीसी की शेड्यूल में बताए गए हैं और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि वो केस को ट्राई करने के लिए वही ऑथराइज्ड है, तो वो केसेस को अपने पास रख लेगा। और अगर उसको लगता है कि द केसेस आर एक्सक्लूसिवली टू बी ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वह उन केसेस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। ये बताया गया है सेक्शन 209 में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सेकंड केस की, जबकि केस को मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ऑफ सेशन को हैंड ओवर कर दिया है, कमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो वही कहा जाता है सेशन ट्रायल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रायल का मतलब क्या है। ट्रायल, या मोर पर्टिकुलरली हम बात करें क्रिमिनल ट्रायल की, तो ट्रायल इज द जुडिशियल एजुकेशन ऑफ ए पर्सन्स गिल्ट और इनोसेंस, ठीक है। ट्रायल जो है या विचारण जो है वह किसी व्यक्ति के दोषिता या निर्दोषिता का न्यायिक निर्धारण है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय के सामने या कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन कहता है कि भाई इसने ये क्राइम किया है और उस क्राइम को प्रूव करने के लिए वो अपने फैक्ट्स और एविडेंसेस प्रेजेंट करता है, तो उसके बाद फिर कोर्ट ऑफ लॉ उसको अपॉर्चुनिटी देती है एक्यूज्ड को कि वो भी अपनी बात रखे और अपने डिफेंस में कुछ बोले, और उसके बाद ही फिर आगे जाके कुछ जजमेंट कोर्ट ऑफ लॉ प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कही जाती है जुडिशियल एजुकेशन, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द पर्सन्स गिल्ट और इनोसेंस, ठीक है, और उसके बाद ही कुछ जजमेंट आता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है? ये पूरी प्रोसेस है ट्रायल। और हम जब बात कर रहे हैं गिल्ट और इनोसेंस की, तब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल। तो क्रिमिनल ट्रायल में जज या मजिस्ट्रेट इस बात का पता लगाता है कि एक्यूज्ड ने कोई क्राइम किया है या नहीं, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस बात को प्रूव किया जाना बहुत जरूरी होता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। और प्रूव भी कैसा होगा? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ठीक है। ये बहुत खास चीज होती है क्रिमिनल ट्रायल में कि द चार्जेस मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, मतलब कुछ भी जरा सा भी कोई संदेह या कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि इसने किया या नहीं किया, ठीक है। अगर कोई डाउट है कि इसने किया पर्टिकुलर ऑफेंस, कोई डाउट है, तो उस बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, उस संदेह का जो लाभ है वो किसको दिया जाएगा? एक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि लॉ की एक मैक्सिम काम करती है, लॉ का प्रिंसिपल काम करता है कि चाहे 100 दोषी छूट जाए बट एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो अगर कोई डाउट है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये भी हो सकता है कि इसने क्राइम नहीं किया हो। तो अगर इस कंडीशन में कि कोई डाउट है और अगर एक्यूज्ड को अगर सजा दे दी जाती है तो वह फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा, ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा। इसलिए चार्जेस कैसे प्रूव होना चाहिए? मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो जुडिशियल एजुकेशन होगा और चार्जेस प्रूव होना चाहिए बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। इन ट्रायल्स को ऑफेंसेस के नेचर के हिसाब से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारे सीआरपीसी में 4 तरह के ट्रायल्स की बात कही गई है। पहला है सेशन ट्रायल, ठीक है, जो कि प्योरली कोर्ट ऑफ सेशन देखती है। दूसरा है वारंट ट्रायल, तीसरा है समन्स ट्रायल और चौथा है समरी ट्रायल, ठीक है। तो ये वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल या समरी ट्रायल प्योरली देखे जाते हैं मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सेक्शन 209 में मजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को केसेस हैंड ओवर करता है।
ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो वारंट केसेस को डील करेगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफेंसेस के नेचर के हिसाब से, तो ऑफेंसेस को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है वारंट केस और दूसरा होता है समन्स केस। तो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 2 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, तो ऐसे ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे केसेस को बोला जाता है वारंट केसेस। ठीक है। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी है समन्स केसेस की, जिसमें कहा गया है कि 2 साल से 2 साल तक के जो पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट वाले जो पनिशमेंट जिसमें दिया जाता है वो कहे जाते हैं समन्स केसेस। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सीरियस टाइप के वारंट केसेस हैं, सीरियस टाइप के, ध्यान रखिएगा, सीरियस टाइप के वारंट केसेस जो कि हमारी सीआरपीसी की शेड्यूल 1 में बताए गए हैं कि उनका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। तो ऐसे केसेस जो हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन अपने कोर्ट में ट्राई करती है। ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को किसने देख लिया है? मजिस्ट्रेट ने देख लिया है जब केस उसके सामने पुटअप हुआ था, और उन सारी बातों को ध्यान में रख के मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट कर देगी, सुपुर्द कर देगी सुनवाई के लिए, फॉर द हियरिंग, फॉर द ट्रायल। सेशन ट्रायल बताया गया है सेक्शन 225 टू 237। ठीक है। तो सेक्शन 225 बोलती है कि एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन इज कंडक्टेड बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब हर विचारण कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय के द्वारा, सत्र न्यायालय के समक्ष पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है। इनिशियल लेक्चर्स में जहाँ तक मुझे याद है क्लासरूम स्टडी में ही मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की तरफ से अपेयर होते हैं। ठीक है। और निचली कोर्ट्स में, मतलब कोर्ट ऑफ सेशंस के नीचे के रैंक की जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उसमें एडीपीओस अपेयर होते हैं टू रन दी प्रोसिक्यूशंस केस। सेक्शन 225 क्लियर हो गई कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कोर्ट ऑफ सेशन में इन केसेस को देखेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 226 की। इसमें बताया गया है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वह डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास आए हैं, जो कि मजिस्ट्रेट ने हैंडओवर किए थे सेक्शन 209 में, उसको देखने के बाद यहाँ पर अपने केस को एक्सप्लेन करेगा जो कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया है, और उसमें वो बताएगा कि कौन से चार्ज पुलिस की चार्जशीट में आए हैं और उन चार्जेस को वो किस किस एविडेंस के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करेगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम कह लें कि सेक्शन 226 के परसेंट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को स्टार्ट करेगा, बताएगा कि कौन से चार्ज हम लगा रहे हैं और उसको कौन से एविडेंस या विटनेसेस के थ्रू जो है उन चार्जेस को प्रूव किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, वो है 227, सेक्शन 227, जिसमें बताया गया है कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, अपनी बातें रखता है, ब्रीफिंग टाइप करता है वो अपने केस की, और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन एक्यूज को भी इस मामले पे सुनता है कि भाई उसका क्या जवाब है, उसका क्या कहना बन रहा है इस मामले में। तो अगर इतना सब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई मामला नहीं बनता है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो वह एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब उस पे से चार्जेस को हटा देगा। तो ये कहा जाता है डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अंडर द सेक्शन 227। तो डिस्चार्ज कब हुआ? तब हुआ जबकि प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड को सुनने के बाद और डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद जज की ओपिनियन है, कोर्ट ऑफ सेशंस के जज की ओपिनियन है कि कोई मामला नहीं बनता है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एक्यूज्ड के अगेंस्ट में मूव करने के लिए, आगे मामले को चलाने के लिए, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोपों का तय किया जाना। ठीक है। इसमें बात ये बताई गई है कि एक साइड तो ये निकला कि प्रोसिक्यूशन को सुना, एक्यूज्ड को सुना, रिकॉर्ड्स देखे तो जज को लगा कि डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब जज को लगता है कि कोई मामला बनता है, तब उस कंडीशन में वह आरोपी के विरुद्ध एक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस को फ्रेम करेगा। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वह
जो चार्जशीट प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट करी है, जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट है, जिसको चार्जशीट बोला जाता है, जिसको आम बोलचाल में चालान भी बोला जाता है, इसको देखने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो अलग अलग तरह के डिसीजन ले सकती है। पहला डिसीजन ये हो सकता है कि भाई उसको लग रहा है कि चार्जेस ऐसे हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद लग रहा है कि चार्जेस जो फाइनली वो उसने फ्रेम किए हैं, उसके बाद मामला ऐसा है कि उसको ट्राई करने की ऑथोरिटी, केस को ट्राई करने की ऑथोरिटी जो है वो मजिस्ट्रेट को है, तब वह दोबारा से वह उस मैटर को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा, भेज देगा। ठीक है। अब जबकि केस जो है मजिस्ट्रेट को वापस से उसके पास आ गया है, तब मजिस्ट्रेट जो है फिर वो चार्जेस को फ्रेम करेगा, चार्जेस सेटल करेगा। लेकिन अगर उसको लग रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को कि मामला ऐसा है जो उसको खुद को चलाना चाहिए, उसको खुद के पास उस चीज की अथॉरिटी है, तब फिर वह अक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस को फ्रेम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पिक्चर क्लियर हो गई कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन को चार्जेस को देखने के बाद लग रहा है कि मामला वो खुद को चलाने के लिए अथॉरिटी है, वो खुद मामले को चला सकता है, तो चार्जेस को फ्रेम कर देगा। लेकिन चार्जेस को देखने के बाद लग रहा है कि मामला उसको नहीं चलाना चाहिए, एक मजिस्ट्रेट के पास ही उसकी अथॉरिटी है, तब वो मजिस्ट्रेट को मामला भेज देगा। फिर मजिस्ट्रेट उसके पास आए हुए मैटर को देखने के बाद चार्जेस को फ्रेम करेगा, चार्जेस को तय कर देगा, जिसको बोलता है आरोपों का तय किया जाना, आरोपों का निर्धारण। अब हम देखते हैं उस कंडीशन को जो कि हमारे टॉपिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो है कि अगर मामला कोर्ट ऑफ सेशन को ही देखना है, कोर्ट ऑफ सेशन को ही ट्राई करना है, तब जो चार्जेस कोर्ट ऑफ सेशन ने फ्रेम किए हैं, जो तय किए हैं, कोर्ट ऑफ सेशन का जो जज है वह उन चार्जेस को एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, पढ़ के सुनाएगा। ठीक है। इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक्यूज पर्सन को पूरी तरह से पता हो कि उसको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, न्यायालय के सामने क्यों लाया गया है, उसके ऊपर क्या आरोप है। ठीक है। ताकि वह भी अपना पक्ष, अपना साइड रख सके। ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि कोई भी न्यायालय जो है वो दोनों पक्षों को सुने बगैर निर्णय नहीं देगा। तो प्रोसिक्यूशन ने तो अपनी बात पूरी रख दी है, तो इन चार्जेस के बारे में एक्यूज्ड का क्या कहना पड़ रहा है ये भी कोर्ट ऑफ सेशन को जानना चाहिए। और इसी नैसर्गिक सिद्धांत के तहत कोर्ट ऑफ सेशन उसको चार्जेस पढ़ के सुनाती है। और चार्जेस पढ़कर सुनाए जाने के बाद न्यायालय जो है उसको पूछेगा कि क्या वह अपना दोष स्वीकारता है, वेदर ही प्लीड्स हिज गिल्टी और डिनाई दी चार्जेस। ठीक है। तो यहाँ दो ऑप्शन उसको दिए जाते हैं कि क्या वो अपने आरोप को स्वीकारता है, क्या वो मंजूर करता है कि उसने अपराध किया है। अगर वो कहता है कि उसने अपराध किया है, वो मान जाता है, तब न्यायालय जो है उसको फिर लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दे देगा। के पहले न्यायालय इस बात से अपने आप को जरूर एश्योर करेगा कि अगर वो कह रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये पूरी तरह से ये बात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बियॉन्ड द डाउट होना चाहिए। ठीक है ना। और न्यायालय को इस बात से अपने आप को आश्वस्त कर लेना चाहिए कि वह चार्जेस के बारे में पूरी तरह से बातें समझ चुका है। तो सेक्शन 228 क्या बता रही है कि चार्जेस एक्यूज को पढ़ के सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर वो अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपना दोष स्वीकार कर लेता है, वो ये मान लेता है, वो कह देता है कि हाँ साहब मैंने अपराध किया है, तब सेक्शन 229 के परस्वेंस में उसको सजा दी जाएगी। ठीक है। सजा कैसी होगी? वही होगी जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सजा देने के पहले न्यायालय ये देखेगा कि उसने कहीं ये जो दोष स्वीकारा है, कहीं इसने अपना दोष मान लिया है, वह पूरी तरह से स्वैच्छिक है या नहीं, मतलब वॉलंटरीली है कि या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसको डराया या धमकाया गया है या वो किसी प्रभाव में इस तरह की बातों को कर रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में न्यायालय उसको सजा देने के पहले अपने आप को एश्योर कर लेगा। ठीक है। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि ये उसके दोष स्वीकारने पर या गिल्ट प्ली करने पर अगर न्यायालय जो है वो देखता है कि उसको सजा अब देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये एक डिस्क्रिशनरी मैटर है। डिस्क्रिशनरी मैटर का मतलब ये है
कि न्यायालय जो है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो ऐसा कर सकता है और कर नहीं भी सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा केस के ऊपर। लेकिन जाहिर तौर पे एक बात कही गई है, साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, केस लॉ में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट लाइफ सेंटेंस है या फिर लाइफ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, तब ऐसी कंडीशन में अगर वो दोष स्वीकारता भी है तो भी न्यायालय उसको सिर्फ अपने इस एक्सेप्टेंस पे ही कि उसने किया है उसको सजा नहीं देगा। उसका कारण, उसके पीछे ये वजह होती है कि एक तो बड़ा सीरियस टाइप का ऑफेंस है और वो अगर एक्सेप्ट भी कर लेता है तो उसको सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 375 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर दोषी अपने आप को मान लेता है तब उस कंडीशन में उसकी अपील नहीं होगी। ठीक है, जिसको हम जो सेंटेंस है उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि द राइट ऑफ अपील ऑफ द एक्यूज्ड इज कर्टेल्ड बाय सेक्शन 375 इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्ली ऑफ गिल्टी। ठीक है, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतना सीरियस उसको पनिशमेंट मिले और उसके बाद वो अपील भी ना कर पाए तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। इसीलिए इस केस में कि अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है या डेथ सेंटेंस वाला ऑफेंस है तो वो भले ही एक्सेप्ट कर ले कि उसने अपराध किया है, तब भी न्यायालय उसको सजा देने से बचेगा, नहीं देगा और अकॉर्डिंग टू द लॉ ही आगे बढ़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, वो है सेक्शन 230, जिसमें न्यायालय जो है वह प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को बुलाने के लिए डेट फिक्स करेगा। ठीक है, सेक्शन 229 में हमने क्या देखा था कि उसने अपना दोष एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है और उसको सजा दे दी है। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है कि वो नहीं माने। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लेगा और वो कह देगा कि हाँ साहब मैंने तो क्राइम किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या है कि वह कहेगा कि मैंने क्राइम नहीं किया है और मैं अपना डिफेंस रखना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब ट्रायल जो है वो प्योर तरीके से चल पड़ेगा आगे। ठीक है, जिसमें सेक्शन 230 के परसुएंस में कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो प्रोसिक्यूशन को अपने विटनेसेस बुलाने के लिए डेट फिक्स करेगी और साथ ही साथ आदेशिका जारी करेगी, प्रोसेस इशू करेगी ताकि विटनेसेस को कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया जा सके, या फिर कोई दस्तावेज या कोई सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। द कोर्ट विल इशू प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि एविडेंस की श्रेणी में तो व्यक्ति भी आ जाता है और डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की 231, जो बोलती है एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। अब जिस पर्टिकुलर डेट्स पे विटनेसेस को बुलाया गया है वो विटनेसेस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होंगे और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उन विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, मतलब उनसे बात पूछेगा, उनसे अपने स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रखवाएगा। दिस इज कॉल्ड दी चीफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये चीफ एग्जामिनेशन की बात आई है तो उसी से रिलेटेड वर्ड होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ये सब जो वर्ड्स हैं ये बताए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, ये हमारे सीआरपीसी में एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो विटनेस बुलाए गए हैं तो वही अपने विटनेसेस का एग्जामिनेशन करेगा, उसको कहा जाता है चीफ एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट सेक्शन 232 बताती है ऑर्डर ऑफ द एक्विटल के बारे में। ठीक है, हम स्टेज वाइज आगे बढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन को अपने विटनेस बुलाने की डेट दे दी गई है, प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया है। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो उस कंडीशन में न्यायालय जो है वह एक्यूज्ड को, आरोपी व्यक्ति को बरी कर देगा, एक्विटल दे देगा उसको। ठीक है, मतलब यहाँ पे छोड़ देगा। तो अभी तक क्या हुआ है कि एक्यूज्ड को अपना डिफेंस रखने की स्थिति पैदा ही नहीं हुई है,
ठीक है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो बातें कही, जो विटनेसेस रखे, एविडेंस रखे हैं, उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ को क्या लग रहा है कि कोई मामला बन ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में न्यायालय उसको बरी कर देगा, मुक्त कर देगा, एक्विटल दे देगा। ठीक है, सेक्शन 232 में अगर एक्विटल नहीं दिया जाता, उसको बरी नहीं किया जाता है, तब सेक्शन 233 के पर्सुएंस में कार्रवाई आगे की जाएगी। तो उसमें कार्रवाई क्या की जाएगी कि अब डिफेंस वाला जो है, मतलब एक्यूज्ड जो है, वो अपनी समर्थन में बातें रखेगा, अपने विटनेसेस प्रेजेंट करेगा, अपनी तरफ से अपने को बचाने के लिए एविडेंसेस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेगा। अब ये सेकंड पार्टी पे बात चली गई है कि वो अपनी तरफ से अपने मैटर को प्रूव करने के लिए कि भाई उसने क्राइम नहीं किया है, वो अपनी बातें रखेगा। अभी तक की स्थिति में प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात रख दी, विटनेस बुला ली, एविडेंस रख दिए। ठीक है, फिर दूसरी साइड में हमने देखा कि जो एक्यूज्ड है उसने भी अपने एविडेंस, अपने विटनेसेस सेक्शन 233 के परसुएंस में रख दिए। दोनों पार्टीज अपनी बात कर चुकी है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात रख दी, डिफेंस ने अपनी बात रख दी है। तब इसके बाद अब अगली स्टेज जो आती है वो आती है आर्ग्यूमेंट्स की, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहस। ये बताया गया है सेक्शन 234 में। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस समअप करके दोबारा से बात को ब्रीफ करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ है, वो है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपनी बात को प्रोसिक्यूशन समअप करेगा और कहेगा कि एक्यूज्ड जो साइड है वो अपनी बात को रखे, उस प्रोसिक्यूशन की बात का जवाब दे। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की अपनी बात को समअप करने के बाद एक मौका और मिलता है डिफेंस को, एक्यूज्ड को, कि वह अपनी जवाब में कोई लॉ के पॉइंट के ऊपर बात करे, मतलब ही कैन रेज द क्वेश्चन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। पॉइंट है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने पूरे मामले में एक्यूज्ड के अगेंस्ट में क्या लॉ लगाया है, क्या सेक्शन लगाई है, और पर्टिकुलर लॉ या वो पर्टिकुलर सेक्शन या अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि भाई अगर उसके ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने फ्रॉड किया है, तो उसने जो भी काम, जो भी चीजें जो रिकॉर्ड में आ रही हैं, दिख रही हैं, उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका जो एक्ट है वो फ्रॉड में है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को भी डिफेंस जो है वह अपना जवाब में रख सकता है। तो सेक्शन 234 में प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात रखी, समअप करी, एक्यूज पर्सन ने, जिसको हम डिफेंस बोल रहे हैं, उसने अपनी बातें रख दी हैं। कोई पॉइंट ऑफ लॉ अगर है तो वो उसने रेज कर दिया है। अब इसके बाद आता है मामला पूरा कोर्ट ऑफ सेशन के हाथ में, और वो होता है जजमेंट देना। अब जजमेंट कैसा भी हो सकता है, एक्विटल का भी हो सकता है या कन्विक्शन का भी हो सकता है। उसको बरी किया जा सकता है या उसको दोषी पाया जा सकता है, और ये बातें कही गई हैं सेक्शन 235 में। अगर जजमेंट ऐसा है जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन ने उस व्यक्ति को दोषी पाया, तब वो उसको कन्विक्ट करेगा, उसको सजा देगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे मामला फिर थोड़ा सा ट्विस्ट लेता है। वो ये लेता है कि डिफेंस के लॉयर ने, डिफेंस ने ये तो देख लिया है कि भाई यहाँ तो अभी तक तो अपन बच नहीं पाए हैं, और मामला जो है, जो आरोप है, वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव भी हो गया। तो यहाँ पर फिर सीआरपीसी की सेक्शन 360 को अट्रैक्ट करने का मौका मिलता है। मतलब यहाँ पे स्थिति ये है, जो एक्यूज्ड है वो ऐसा व्यक्ति है जो कि 21 साल से ज्यादा की एज का है। ठीक है, और उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम का ही है। तब उस कंडीशन में या फिर वो व्यक्ति 21 साल से कम एज का है और कोई महिला है, और उन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस वाला नहीं है, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट में कोई पहले प्रीवियस कन्विक्शन वाला भी मामला नहीं है। तो ऐसे लोगों की एज और पुरानी हिस्ट्री को देखकर कोर्ट ऑफ लॉ उनको पनिशमेंट देने से अपने आप को रोकेगी। ठीक है, तो 360 का बेनिफिट समझ में आया आपको कि एक्यूज्ड कैसा है, 21 साल से ज्यादा का है, लेकिन उसने 7 साल से कम वाले ही सजा वाले ही अपराध किए हैं, या फिर 21 साल से कम का तो है लेकिन उसने डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं किया है ऑफेंस, या फिर कोई महिला है जिसने इस तरह का ऑफेंस नहीं किया है। तो उनकी एज और प्रीवियस कंडक्ट को देखते हुए न्यायालय जो है उनको पनिशमेंट नहीं देगी और उनसे बॉन्ड फिलअप करा के उनको रिलीज कर देगी। ठीक है, मतलब ये कि कन्विक्शन तो हुआ, उनको दोषी तो पाया,
बट 360 का बेनिफिट देते हुए उनको बॉन्ड फिलअप करवा के उनकी अंडरटेकिंग लेके उनको प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया। मतलब उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, उनको पनिशमेंट भुगतने के लिए नहीं कहा जाएगा, उनको अंडरटेकिंग पे उनके एक एश्योरेंस लेटर पे उनको छोड़ दिया जाएगा कि भाई आपको सोसाइटी में एक अपना गुड कंडक्ट मेंटेन करना है, अपना बिहेवियर को ऐसे रखना है कि सोसाइटी में शांति रहे। ठीक है, इस बॉन्ड के बाद कोर्ट ऑफ लॉ उनको छोड़ सकती है। ठीक है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है जो सेक्शन 360 को अट्रैक्ट करता है, उससे डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में जो डिफेंस का लॉयर है वह कोर्ट ऑफ सेशन के सामने सेंटेंस के ऊपर बात करेगा। मतलब जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, मतलब जितना पनिशमेंट अब न्यायालय देना चाहता है वह उतना न्यायालय दे या नहीं दे। मतलब यहाँ पर फिर कुछ न कुछ एक्सक्यूजेस जो है वो डिफेंस की तरफ से रखे जाएंगे कि भाई इतना पनिशमेंट नहीं मिले, या फिर कोई किसी भी वजह से वो बचने की कोशिश कर सकता है कि उसको पनिशमेंट उतना मिलके थोड़ा सा कम मिल जाए। तो सेक्शन 235 इस तरह से कवर हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि एक्विटल है या फिर कन्विक्शन है। अगर कन्विक्शन है तो उसमें सेक्शन 360 के प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसको देखने के बाद कोर्ट जो है उसको एक्यूज पर्सन को प्रोबेशन पे रिलीज कर सकती है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर उसको सजा भुगतने के लिए जेल में डाला जाएगा। अब सजा कितनी होगी, कितनी रखी जा सकती है, इसके बारे में फिर डिफेंस का लॉयर अपनी तरफ से बातें रखेगा और कोशिश करेगा कि सजा उसको कम से कम दी जाए। ठीक है, ये हो गई सेक्शन 235। अब हम बात करते हैं सेक्शन 236 के ऊपर, जिसमें बात कही गई है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब है इस मामले के पहले भी एक्यूज पर्सन को उस पर्सन को किसी मामले में दोषी पाया था और उसने सजा भुगती है, तो यहाँ भी बातें जो है वह कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रखी जाएंगी। जैसा कि सेक्शन 211 में चार्जेस के बारे में जब मैं आपको बताया तब उसमें सबसे लास्ट पॉइंट था वो था प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। मतलब चार्जेस जब फ्रेम होते हैं, चार्जेस जब पुटअप किए जाते हैं, तब प्रीवियस कन्विक्शन की बात रखी जाती है। प्रीवियस कन्विक्शन का मामला सीरियस हो जाता है जबकि उसको कन्विक्शन मिलता है। मतलब अगर इस करंट वाले मामले में उसको दोषी पाया गया और ये भी बात सामने आ गई कि इसने पहले भी कोई अपराध किया था और उसकी सजा उसको मिली थी, तब यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ का जो रवैया है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, कन्विक्ट के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि उसको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिल सकता है, ज्यादा सजा मिल सकती है। तो ये बातें जो है वो सेक्शन 236 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली रखी जाएंगी। लेकिन अगर मामला इक्विटल का होता है तो मामला ये बनता ही नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन की बात रखी नहीं जाएगी। लेकिन अगर कन्विक्शन मिला है, उसको दोषी पाया है, उसको पनिशमेंट दिया गया है, तब यहाँ पर फिर प्रीवियस कन्विक्शन की बात रखी जाएगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से और उसके सपोर्ट में एविडेंसेस भी रखे जाएंगे। फिर इसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ सेशन अब उसको पनिशमेंट देगा। अब पनिशमेंट कुछ डिफरेंट काइंड का हो सकता है या फिर इनहेंस पनिशमेंट या वर्धित दंड या ज्यादा पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी तक बातें हुई हैं वो है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो ट्रायल चलता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।